हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी कैपिटल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम अभी तैयारी कर रहे हैं CUET PG 2023 के लिए, जिसमें ये हमारा फ्री कोर्स है पॉलिटिकल साइंस के लिए, जिसमें हम फ्री में जो हॉट टॉपिक्स हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो सारे हम इन यूट्यूब वीडियोस के थ्रू कवर करेंगे। अब इस कोर्स को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपना परिचय दे दूं, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैंने इसी साल 2022 में CUET क्वालिफाई किया है। साथ में मैंने जितने भी पीजी एंट्रेंसेस थे 2022 में पॉलिटिकल साइंस के लिए, वो सभी क्वालिफाई किए। मेरा JNU में सिलेक्शन हो गया था, मेरा BHU में सिलेक्शन हो गया था, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, सभी मेरा सिलेक्शन हो गया था। CUET में मेरी ऑल इंडिया रैंक अगर हम देखेंगे परसेंटाइल मेरी 99.988 थी, जिसको अगर हम रैंक में कन्वर्ट करेंगे जो कि ऑल इंडिया रैंक 3 जाती है। साथ ही में जो जामिया ने अपना अलग एंट्रेंस कंडक्ट कराया था उसमें भी मेरी पॉलिटिकल साइंस में ऑल इंडिया रैंक 2nd थी। तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि हम कैसे इस एग्जाम को बड़े ही इजीली तरीके से, अगर हम एक बैलेंस बना के चलें कॉन्सेप्ट्स और अपने फैक्ट्स में रिवीजन करते हुए चलें। एक देखिए, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। आप हार्ड वर्क करते रहेंगे, आप वही चीजों को दोबारा पढ़ते रहेंगे, लेकिन आप गलत डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। अगर आप बड़े स्मार्टली तरीके से जो रिसोर्स हमारे लिए यूजफुल हैं अगर हम उन्हें लेते रहें, और जो रिसोर्स हमारे लिए अगर यूजफुल नहीं, हम बार बार उन्हें पढ़ते भी रहेंगे मगर वो एग्जाम में नहीं आना है। अब प्लेटो की ऐसी कई सारी चीजें, प्लेटो से पॉलिटिकल साइंस में तो है नहीं, प्लेटो तो एथिक्स में भी आता है, फिलोसफी में भी आते हैं। तो हमें अभी हमें जिसकी जरूरत है, हम अगर उन्हीं रिसोर्सेज को अच्छे से लें तो हम ये एग्जाम को बड़े ही इजिली तरीके से क्रैक कर सकते हैं। बस जरूरत है आपके स्मार्ट वर्क की, और स्मार्ट वर्क में मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूंगा इन वीडियोस के थ्रू। तो अभी हम शुरू करते हैं प्लेटो। तो प्लेटो जो है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के सबसे पहले थिंकर आते हैं। सबसे पहले थिंकर इसलिए बोला जाता है इन्हें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी पॉलिटिकल फिलोसफी का भी इन्हें फादर बोला जाता है, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का। तो प्लेटो जो है वो ग्रीस से बिलोंग करते थे, एथेंस से आते थे। तब ग्रीस जो है अलग अलग सिटी स्टेट्स में बटी हुई थी, अलग अलग सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड थी, सिटी स्टेट्स के थ्रू रूल होती थी। उन्हीं में एक सिटी स्टेट था एथेंस, और इसी सिटी स्टेट से आते थे प्लेटो। अब जो प्लेटो थे वो किसके शिष्य थे, किसके क्या कहते हैं किसके स्टूडेंट थे? सोक्रेटिस के। सोक्रेटिस जो कि बहुत महान फिलोसोफर रहे हैं ग्रीस के ही, एथेंस के ही। तो उन्हीं के जो स्टूडेंट थे वो थे सोक्रेटिस। अब जब स्टूडेंट रहे हैं सोक्रेटिस के, तो ये तो ध्यान रहेगा, ये तो सीधी सी बात है कि उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो थॉट है बहुत ज्यादा प्लेटो से, बहुत ज्यादा सोक्रेटिस से इंस्पायर होगा, क्योंकि सोक्रेटिस का जो बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे जो आइडियाज हैं वो सोक्रेटिस से इंस्पायर होकर आते हैं। और सोक्रेटिस की बहुत ज्यादा लाइफ ने प्लेटो की भी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है। अगर हम देखेंगे हाईलाइटेड पॉइंट्स एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से प्लेटो के बारे में क्या होते हैं, जो हम आगे जाके आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, आगे की वीडियोस में देखेंगे, तो उसमें सबसे पहले आता है कि प्लेटो एक आइडियलिस्ट थे। ठीक है, इसको हम देखेंगे इसमें आइडियलिस्ट की क्या मतलब है, कैसे आइडियलिस्ट थे, उनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्या थी, उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या थी। देखिए, कई बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है कि जो प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, उसमें क्या कहते हैं सबसे सेंटर थीम क्या है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अब प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, उसमें तो ये सभी थ्योरीज के बारे में बात है कि क्या स्टेट की थ्योरी है, उसमें थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, उसमें कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टीज है, उसमें सब कुछ है। लेकिन मेनली ये जो थ्योरी है बनाई गई है थ्योरी ऑफ जस्टिस के लिए। कैसे प्लेटो एक इमेजिन करते हैं जस्ट स्टेट को, और उस जस्ट स्टेट को बनाने के लिए उसमें एक एजुकेशन टूल है, उसमें कम्युनिज्म वाइब्स एंड प्रॉपर्टीज टूल है। तो कैसे इस आइडियल स्टेट को एक जस्ट स्टेट के थ्रू बनाते हैं। तो जो प्लेटो की बुक का थीम है, ये मेन थीम है थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब हम देखें कि प्लेटो के जो बेसिक्स हैं, यानी कि हम बेसिक से स्टार्ट करके उनकी थ्योरी की तरफ जाएंगे ना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्लेटो की जो थ्योरी है, प्लेटो देखिए अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो प्लेटो है, प्लेटो को बोला जाता है क्या? फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। अब ऐसा तो है नहीं कि प्लेटो से पहले कोई फिलोसोफर नहीं रहा होगा, प्लेटो से पहले भी तो फिलोसोफर रहे होंगे ना, लेकिन तब भी हम प्लेटो को फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी बोलते हैं, क्योंकि इस प्लेटो से पहले जो फिलोसोफर थे, सोक्रेटिस थे, है ना, सोक्रेटिस से पहले सोफिस्ट थे, इन सभी ने अपनी जो थ्योरी है इसको सिस्टमैटिक वे में लिखा नहीं है। जो सिस्टमैटिक वे में अपनी थ्योरी को लिखते हैं वो होते हैं प्लेटो। ठीक है, सबसे पहले थिंकर जिन्होंने पूरी सिस्टमैटिक वे में अपनी पूरी थ्योरी को डिस्क्राइब किया वो है बुक्स के थ्रू, वो है प्लेटो। इसलिए हम जैसे सोक्रेटिस के बारे में हम कई सारे चीजें पढ़ते हैं, लेकिन सोक्रेटिस की जो कई सारी चीजें पढ़ते हैं वो प्लेटो के थ्रू पढ़ते हैं, हम तब की दूसरे रिसोर्सेज के थ्रू पढ़ते हैं। लेकिन सोक्रेटिस ने खुद से तो अपनी कोई बुक लिखी नहीं है, है ना। तो इसीलिए प्लेटो जो है, प्लेटो को
फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी बोला जाता है। अगर हम देखें प्लेटो क्या थे, डायलेक्टिकल। अब देखिए डायलेक्टिकल क्या होता है, डायलेक्टिकल एक मेथड है जो कि प्लेटो ने सोक्रेटिस से ही लिया था, ठीक है। डायलेक्टिकल मेथड में क्या होता है, एक होती है थीसिस, एक होती है एंटीथीसिस, और दोनों को मिलकर बन जाती है सिंथेसिस, जो कि रिजल्ट निकलता है। देखिए डायलेक्टिक में क्या होता है, सोक्रेटिस क्या करते थे, सोक्रेटिस क्वेश्चन आंसर राउंड के थ्रू अपनी थ्योरी इमर्ज करते थे, वो उनकी थ्योरी इवॉल्व होती थी। जैसे सपोज करिए एक अच्छी चीज है एक बुरी चीज है, तो दोनों को मिला के एक सिंथेसिस बन जाती थी। जैसे अब जो प्लेटो है वो अपनी बुक में डायलेक्टिकल मेथड यूज करते हैं। वो क्या मेथड यूज करते हैं, डायलेक्टिकल मेथड। प्लेटो क्या करते हैं कि प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, उसके जो हीरो हैं वो सोक्रेटिस हैं। सोक्रेटिस अलग अलग जो सोफिस्ट होते हैं, अलग अलग जो लोग होते हैं एथेंस में, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज जस्टिस, उनसे पूछा व्हाट इज जस्टिस। अब किसी ने कुछ बताया जस्टिस क्या है, किसी ने, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन हुई जस्टिस की, कि मैं बोल रहा हूं जस्टिस ये, मैं बोल रहा हूं कि जस्टिस मोरालिटी है, मैं बोल रहा हूं जस्टिस लीगल वे में होता है, मैं बोलूंगा जस्टिस अगर हम कहते हैं पुअर की हम ज्यादातर हेल्प करें तो वो जस्टिस है। कुछ बोलते हैं जस्टिस वो है जो कि रिच लोग चाहें, जो कि माइटी इज राइट बोलते हैं, तो वो जस्टिस है। तो सबकी जस्टिस की डेफिनेशन सुनने के बाद फिर सोक्रेटिस जो है वो अपनी जस्टिस के बारे में बोलेंगे, अपनी जो राय है वो देंगे, अपनी जो डेफिनेशन है वो देंगे। तो जो सोक्रेटिस जो थ्योरी है वो किससे इवॉल्व होती है, डायलेक्टिकल मेथड से। थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, इसी को प्लेटो ने लिया है। प्लेटो डायलेक्टिकल। अब इसी प्लेटो के आगे इसी प्लेटो के मेथड को आगे जाके हीगल लेते हैं, और फिर हीगल से यही चीज मार्क्स लेते हैं, जो कि हम आगे जाके अगली वीडियोस में देखेंगे, हमारे कोर्स में देखेंगे। अब प्लेटो जो है वो टेलियोलॉजिकल क्या होता है, देखिए टेलियोलॉजिकल क्या होता है, अगर हम पहले से ही एक एंड सोच लें, ठीक है, हम सोच लें कि हमें यहां पहुंचना है, हमने अपना एक एंड फिक्स कर लिया कि हमें यहां पहुंचना है, और वो पहुंचने के तक के रास्ते के लिए हम अलग अलग वे से इवॉल्व करते जाएंगे कि मेरा बस टारगेट है यहां पहुंचना, बीच में कुछ भी हो हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, कैसे ना कैसे करके किसी ना किसी तरीके से हमें बस वहां पहुंचना है। एंड इज फिक्स कि मेरे पास ये फाइनल चीज है, मुझे यहां पहुंचना है। अब कैसे पहुंचना है, क्यों पहुंचना है, वो मैटर नहीं करता है, बस पहुंचना है। उस रास्ते में मोरालिटी हो इमोरालिटी हो कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता है, बस मुझे वो एंड पे पहुंचना है। उसको बोलते हैं आसान भाषा में अगर हम समझे तो ऐसे ही होता है टेलियोलॉजिकल, जिसका एक एंड फिक्स होता है। हम आगे जाके देखेंगे कि प्लेटो कैसे एक टेलियोलॉजिकल थिंकर बनते हैं, कैसे प्लेटो एक जस्ट स्टेट, एक आइडियल स्टेट की इमेजिनेशन करते हैं, और वो आइडियल स्टेट क्रिएट करने के लिए प्लेटो अलग अलग थ्योरीज बनाते हैं कि कैसे उन्हें इस एंड स्टेट पे पहुंचना है, उन्हें कैसे इस जस्ट स्टेट में पहुंचना है, उन्हें कैसे इस यूटोपिक स्टेट में पहुंचना है। वो स्टेट में पहुंचने का रास्ता कुछ भी हो, बस उस स्टेट को वो अचीव करना है, वो जस्ट स्टेट, वो उनका प्लेटो का जो इमेजिनेटिव स्टेट है वो अचीव करना था प्लेटो को। तो वो एक टेलियोलॉजिकल थिंकर इमर्ज होते हैं। वो टेलियोलॉजिकल थिंकर इन द सेंस ऐसा हो गया कि उन्हें मैटर नहीं करेगा कि सपोज करिए अगर वो टेलियोलॉजिकल थिंकर ना हो तो हम बस अच्छे अच्छे स्टेप्स लेते जाएंगे, प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, बाद में रिजल्ट जो भी होगा वो एक अच्छी प्रोसेस का रिजल्ट इमर्ज होगा और वो रिजल्ट हमें एक्सेप्टेड होगा। नहीं, प्लेटो के लिए ऐसा नहीं था, प्लेटो को वो रिजल्ट ही चाहिए था, और वो रिजल्ट पाने के लिए वो किसी भी रास्ते से जा सकते थे, और वो टेलियोलॉजिकल मेथड होता है। अब ये तो हमने देख ही लिया कि कैसे प्लेटो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी होते हैं, ये तो हमने देख ही लिया। अब जो प्लेटो है, प्लेटो का मेथड क्या है, डिडक्टिव मेथड। देखिए डिडक्टिव मेथड समझने के लिए हमें समझना होगा कि इंडक्टिव और डिडक्टिव दो टाइप होते हैं कि किसी भी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, एक होता है इंडक्टिव मेथड, एक होता है डिडक्टिव मेथड। अब इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, सपोज करिए देखिए मैं कई सारी ऑब्जर्वेशंस ले लूं, ठीक है, मैंने ये ऑब्जर्व किया, फिर मैं कल जा रहा था मैं कोई और चीज ऑब्जर्व करी, फिर मैंने कोई और चीज ऑब्जर्व करी। अब वो सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद उसमें एक जो रिजल्ट निकलता है, एक मैं कंक्लूजन में पहुंचता हूं, हाँ ठीक है। देखिए सपोज करिए जो मौसम विभाग है, ठीक है, मौसम विभाग 10 दिनों की जो पिछले 10 दिनों का जो वेदर था उसकी क्या कहते हैं लेता जा रहा था, क्या क्या इस दिन बारिश हुई, इस दिन बारिश नहीं हुई, इस दिन इतना टेम्परेचर, इतनी ह्यूमिडिटी थी तो बारिश हुई, इतनी ह्यूमिडिटी थी तो बारिश नहीं हुई, है ना। मौसम विभाग ने 10 दिन तक का डाटा कलेक्ट किया। अब वो 10 दिन के डाटा कलेक्ट करने के बाद, ठीक है, अब वो 10 दिन के डाटा कलेक्ट करने के बाद मौसम विभाग की कंक्लूजन पे पहुंचा कि भाई कल बारिश होगी या नहीं होगी, इस चीज की प्रेडिक्शन कर सकता है या बता सकता है कि बारिश क्यों नहीं हुई या कब होती है कब नहीं होती है। मौसम विभाग ने क्या किया कि 10 दिन की क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशंस ली, और वो ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद वो कंक्लूजन पे पहुंचा, उसको क्या कहते हैं, इंडक्टिव मेथड। क्या कहते हैं, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है कि जब हम कई सारी ऑब्जर्वेशंस के बाद हम अपनी एक
कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। इसी की अपोजिशन में आता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड क्या होता है कि जब हम एक रिजल्ट सोचे हुए बैठे हों, हमने सोच लिया है, जैसे प्लेटो ने सोच लिया था कि एक आइडियल स्टेट है, एक आइडियल स्टेट है, एक जस्ट स्टेट है, जो प्लेटो की इमेजिनेशन में था। अब प्लेटो के इमेजिनेशन में था तो प्लेटो ने अपनी सारी जो थीसिस है, अपनी जो सारी जो वर्क है, वो उस जस्ट स्टेट के अराउंड रिवॉल्व किया, वो जस्ट स्टेट को प्रूव करने के अराउंड रिवॉल्व किया। जैसे कि ऑब्जर्वेशंस, जैसे इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि हम कई सारे ऑब्जर्वेशंस देखने के बाद एक किसी चीज को प्रूव करते हैं, किसी कंक्लूजन पे आते हैं। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, जब हम एक कंक्लूजन हमारे पास है, हमें उस कंक्लूजन को प्रूव करने के लिए अलग अलग ऑब्जर्वेशंस देखनी है, अलग अलग चीजें देखनी है, बस हमें कैसे भी अपनी इस कंक्लूजन को प्रूव करना है। ये होता है डिडक्टिव मेथड। तो प्लेटो क्या है? प्लेटो है डिडक्टिव। प्लेटो का अप्रोच क्या है? प्लेटो का अप्रोच है डिडक्टिव अप्रोच। ये देखिए, ये कई बार सीयूईटी में आता है कि जो प्लेटो है उनका अप्रोच क्या है? डिडक्टिव अप्रोच। कई बार जैसे आ जाता है कि इनमें से बताइए किन किन थिंकर्स का, किस थिंकर का अप्रोच डिडक्टिव नहीं था, तो उसमें ऑप्शन होगा प्लेटो होगा, सोक्रेटिस होगा, है ना। उसमें हो सकता है ऑप्शन में हो जाए मॉब्स हो जाए, मार्क्स हो जाए। तो आपको बताना होगा कि इसमें से किसका डिडक्टिव नहीं है या किसका डिडक्टिव है, किसका इंडक्टिव नहीं है, किसका इंडक्टिव है। तो ये जो ऐसे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा थिंकर डिडक्टिव है, कौन सा थिंकर इंडक्टिव है, कौन सा थिंकर क्या कहते हैं नॉर्मेटिव। जैसे प्लेटो क्या है? नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव क्या है कि प्लेटो की बात जो होती है फिलोसफी में होती है, आगे जाके हम देखेंगे नॉर्मेटिव जो होता है। जब हम प्लेटो के आइडिया ऑफ फॉर्म्स की बात करेंगे तो हम देखेंगे प्लेटो की कैसे जो थ्योरी वो नॉर्मेटिव होती है। जो थ्योरी आगे जाके जो कुछ थ्योरिस्ट हुए वो एनालिटिकल हुए, इंपेरिकल हुए, है ना। इंपेरिकल एनालिटिकल क्या होता है कि नॉर्मेटिव जो होता है फिलोसफी बेस्ड होता है, कि बातें फिलोसफी में होती हैं। एनालिटिकल इंपेरिकल क्या होता है? जिसमें साइंस बेस्ड होता है ना, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं डाटा के थ्रू, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं फैक्ट्स के थ्रू। जो चीजें प्रूव करी जा सकती हैं डाटा एनालिसिस के थ्रू, वो हो जाती है इंपेरिकल, कि हमारे पास डाटा भी है उस चीज को प्रूव करने के लिए कि बारिश हो रही है तो बारिश क्यों हो रही है। अगर डेमोक्रेसी अच्छी है तो डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है। तो जब ये क्यों का आंसर देते हैं वो देते हैं डाटा के थ्रू, तो वो इंपेरिकल मेथड हो जाता है। जब हम बताते हैं व्हाट ऑट टू बी, कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, ये देश एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, जब हम व्हाट ऑट टू बी कि ये चीज कैसी होनी चाहिए, उसमें आता है नॉर्मेटिव मेथड। तो प्लेटो नॉर्मेटिव भी थे। अब देखिए, मैंने बताया ना कि कैसे सीयूईटी के लिए फैक्चुअल नॉलेज और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दोनों की जरूरत होती है। आप केवल कॉन्सेप्ट्स, आपको पूरा प्लेटो के कॉन्सेप्ट्स पता हो, ठीक है, आपको पता हो कि उनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्या है, आपको पता हो कि उनकी थ्योरी ऑफ स्टेट क्या है, आपको पता हो उनकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपको एग्जैक्टली फैक्ट्स नहीं पता है। आप भूल गए, वहां जाके आपको पता है कि इंडक्टिव अप्रोच डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है, लेकिन आप ये भूल गए कि प्लेटो क्या थे, डिडक्टिव थे या इंडक्टिव थे। ठीक है, आप एग्जाम में तो यही पूछा जाएगा ना कि प्लेटो डिडक्टिव थे या इंडक्टिव थे। एग्जाम में तो ये आना नहीं है कि डिस्क्राइब इंडक्टिव मेथड, डिस्क्राइब डिडक्टिव मेथड, ये तो एग्जाम में आना नहीं है। एग्जाम में क्या आना है कि प्लेटो इंडक्टिव थे या डिडक्टिव थे। तो इसीलिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको फैक्चुअल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। फैक्चुअल नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी है। मैं बता दे रहा हूं आपको, आप बिना फैक्चुअल नॉलेज के एग्जाम क्रैक करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रिवीजन करते रहिएगा, ये चीजें याद कर लीजिएगा। देखिए, इसी में हो जाती है बुक्स सीयूईटी, जो भी एग्जाम्स एनटीए कंडक्ट कराता है सीयूईटी के, इसमें बुक्स, या सिर्फ एनटीए नहीं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज भी अपने अपने एग्जाम्स कंडक्ट कराती हैं, सीयूईटी से पहले कराती थी, उनमें बुक्स बहुत ज्यादा आती थी कि रिपब्लिक का ऑथर कौन है, स्टेट्समैन का ऑथर कौन है, लॉस का ऑथर कौन है। ठीक है, अब देखिए, अब प्लेटो जो है, प्लेटो ने तो कई सारी बुक्स लिखी हैं, ठीक। अब लेकिन इनमें से 3 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बुक इंपॉर्टेंट कौन सी है? द रिपब्लिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। इसी रिपब्लिक की बुक में ये सारी थ्योरीज हैं, ये सारी थ्योरीज हैं प्लेटो की द रिपब्लिक में। ये जितनी भी थ्योरीज आप देख रहे हैं सारी की सारी किसमें है? प्लेटो की रिपब्लिक में। प्लेटो की रिपब्लिक पूरी की पूरी आइडियलिस्ट बुक थी, जितनी थ्योरीज हैं ये सारी की सारी उसी में थी। फिर जब प्लेटो लेटर स्टेज ऑफ प्लेटो, यानी प्लेटो बाद के प्लेटो, यानी ये यंग प्लेटो मान सकते हैं रिपब्लिक को, और ये मान सकते हैं जो उनकी बाद की ये दोनों बुक्स हैं, सिर्फ ये दोनों बुक्स की बात कर रहे हैं अभी हम। ये हैं प्लेटो की लेटर बुक्स, यानी कि जैसे इसमें जो प्लेटो रिपब्लिक में क्या बनाना चाहते थे? द बेस्ट स्टेट, मतलब कोई सा एकदम आइडियल स्टेट, कि इससे बेस्ट कोई स्टेट हो ही नहीं सकता है। लेकिन प्लेटो ये भूल गए
कि इनका जो ये बेस्ट स्टेट है ये प्रैक्टिकल है भी या नहीं है। तो अभी हम जब प्लेटो का क्रिटिसिज्म देखेंगे तो हम देखेंगे कि प्लेटो ये जो इमेजिनेटिव स्टेट बनाते हैं, ये जो यूटोपिक स्टेट बनाते हैं, ये प्रैक्टिकल भी है या नहीं है। इसमें कई सारी कमियां थी जिसको ये बनाता है कि प्रैक्टिकल नहीं था। इसी चीज को प्लेटो ने भी रियलाइज किया और उसके बाद प्लेटो क्या लिखते हैं, स्टेट्समैन और लॉस। हम आगे जाके देखेंगे कि प्लेटो की स्टेट्समैन और लॉज में क्या है, ये हम आगे जाके देखेंगे। तो इतना अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जो स्टेट्समैन और जो लॉज हैं वो प्लेटो की लेटर बुक्स हैं जिनमें प्लेटो एक इवॉल्व होते हैं और अपनी जो बेस्ट स्टेट जो उन्होंने बनाया था रिपब्लिक में उससे वो जाते हैं बेस्ट पॉसिबल स्टेट में। यानी कि प्लेटो इससे पहले जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे बेस्ट स्टेट की, लेकिन प्लेटो ये नहीं पता था या प्लेटो ने ये नहीं देखा कि वो स्टेट जो बेस्ट है वो पॉसिबल है भी या नहीं है। तो जब बाद में प्लेटो को रियलाइज होता है कि भाई ये स्टेट जो मैंने बनाया है ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, तो उसके बाद प्लेटो क्या करते हैं, प्लेटो लिखते हैं स्टेट्समैन और लॉज। स्टेट्समैन और लॉज में प्लेटो एक बेस्ट पॉसिबल स्टेट की तरफ जाते हैं कि भाई ऐसा बेस्ट स्टेट, ऐसा पॉसिबल स्टेट जो कि बेस्ट हो, यानी कि जितने स्टेट्स पॉसिबल हो सकते हैं बनना उनमें से सबसे बेस्ट स्टेट की परिकल्पना करते हैं प्लेटो इनमें। लेकिन अब देखिएगा ये तीन बुक सबसे मेन बुक्स हैं प्लेटो की, लेकिन यहीं पे खेल हो जाता है एग्जाम में कि कभी कभी ये तीन बुक्स नहीं पूछी जाती हैं और पूछी जाती हैं प्लेटो की साइड वाली बुक्स, यानी कि वो बुक्स जो इतनी पॉपुलर नहीं है मगर प्लेटो ने ही लिखी हैं। तो ये बुक्स कौन सी, अपोलॉजी। अपोलॉजी में क्या था, अपोलॉजी में प्लेटो ने सोक्रेटिस की तरफ से ये बुक लिखी थी कि अभी हम आगे जाके देखेंगे कैसे सोक्रेटिस ने इन्फ्लुएंस किया प्लेटो को, तो उसमें हम देखेंगे ये चीज उन्होंने प्लेटो अपोलॉजी में लिखी। अभी जितनी बुक्स हैं आगे, ठीक है, जितनी बुक्स हैं ये आगे, इन सबके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको ये नाम याद करने ही पड़ेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये नाम आते हैं, कभी कभी आ जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे कई बुक्स आ जाती हैं जो कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगर ये वाली बुक एक बार आ गई तो अगली बार भी यही वाली बुक आए, अगली बार हो सकता है ये बुक आ जाए, ये बुक आ जाए, तब आप क्या करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे प्लेटो ने लिखी है, अरिस्टोटल ने लिखी है, आपको तो पता ही नहीं है कि प्लेटो ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। तो मैं ये कभी राय नहीं देता हूं कि आपको हर चीज रटनी चाहिए, मगर सीयूईटी को क्रैक करने के लिए, अच्छे मार्क्स से क्रैक करने के लिए, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है, आपको उसमें से पास नहीं होना होता है, आप एक रेस में होते हैं और कुछ कुछ मार्क्स से आप कई हजार रैंक ऊपर पहुंच जाते हैं और वो एक एक मार्क आपका सिलेक्शन डिसाइड कर देता है। एक एक मार्क्स से, कभी कभी एक एक मार्क्स से आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप दूसरे लोगों से किस तरीके से एज ले सकते हैं, एज लेके आप कैसे दूसरे लोगों से आगे निकल सकते हैं। वो आगे निकलने के लिए आपको ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, देखिए ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ज्यादा आर्बिट है क्वेश्चन की भाई कहीं से भी पूछ दिया, कुछ भी पूछ दिया, ये तो किसी को भी पता नहीं होगा, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको पता हो सकता है, ठीक है, आप जान सकते हैं अगर आप प्लेटो की सारी बुक्स के बारे में पढ़ें। सिर्फ प्लेटो ही नहीं, आगे जाके जितने भी थिंकर्स हम पढ़ेंगे, प्लेटो, एरिस्टोटल, हीगल, मार्क्स, रॉल्स, है ना, हैना आरेंट, इनकी बुक्स के बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, आपको रटना पड़ेगा। आप भले ही एग्जाम से 1 महीने पहले रटे, 2 हफ्ते पहले रटे, मगर एग्जाम में जहां बैठे हो आपको ये सारी बुक्स पता होनी चाहिए कि प्लेटो ने कौन सी बुक्स लिखी हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए मैंने आपको बार बार बताया कि भाई सोक्रेटिस की बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी प्लेटो पे, प्लेटो स्टूडेंट थे सोक्रेटिस के, सोक्रेटिस ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया प्लेटो को, कई बार मैंने ये चीज बताई। अब कैसे किया, देखिए ये स्टेटमेंट मैक्सवेल ने जो ये स्टेटमेंट दी है ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मैंने कोई रैंडमली उठा के कोई स्टेटमेंट नहीं लिख दी है, ये स्टेटमेंट एग्जाम में कई बार पूछी गई है, जिसमें मैक्सवेल क्या कहते हैं, इन प्लेटो सोक्रेटिस लिव्ड अगेन। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेटो में सोक्रेटिस दोबारा जिए। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेटो ने कई थ्योरी ऐसी दी, प्लेटो की थ्योरी में कई चीज ऐसी थी जो बिल्कुल सोक्रेटिस जैसी थी, बिल्कुल सोक्रेटिस की थ्योरी जैसी थी। इसीलिए मैक्सवेल क्या कहते हैं, इन प्लेटो सोक्रेटिस लिव्ड अगेन। और ये आपको याद करना पड़ेगा कि मैक्सवेल ने कहा है, ये आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट याद होके आप सीयूईटी में नहीं बैठ सकते हैं,
आप ये स्टेटमेंट याद करके आप इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ ये स्टेटमेंट याद करके सीयूईटी में नहीं बैठ सकते हैं। एग्जाम में बैठने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट दी है ये मैक्सवेल ने दी है। देखिए प्लेटो के ऊपर कई सारी स्टेटमेंट दी हैं, कार्ल पॉपर की स्टेटमेंट है, बार्कर की स्टेटमेंट है, एंड्रयू हेकर की स्टेटमेंट है, कई सारे लोगों ने स्टेटमेंट्स दी हैं, इसलिए कैंपबेल चैम्पबेल सबके हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन इसमें अभी आपको देखना है कि मैक्सवेल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको नाम याद करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में कॉन्सेप्ट के साथ साथ में फैक्चुअल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आपको बाकी लोगों से एज चाहिए, देखिए कंपटीशन है, आपको बाकी लोगों से एज चाहिए, तो आपको ये क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। और ये कोई आर्बिट क्वेश्चंस नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई बार रिपीट होते हैं, ये पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही कोई एक बार पूछ के छोड़ नहीं दिया गया है, 2-3 बार पूछा गया है। अगर हम एनडीए के पिछले एग्जाम्स देखें, अगर हम यूनिवर्सिटी के सैंपल पेपर देखें, पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखें, तो इनमें कई बार ये क्वेश्चन हमें मिल जाता है। तो कैसे जिए प्लेटो के अंदर सोक्रेटिस, कैसे जिए, किन थ्योरीज से जिए, या क्या इंफ्लुएंस थी? देखिए सबसे पहले हमने बात कर ली डायलेक्टिकल मेथड की, तो हमने बात कर ही ली कि कैसे डायलेक्टिकल मेथड जो होता है कि एंटीथेसिस थीसिस होती है, सिंथेसिस मिल जाती है, क्वेश्चन आंसर राउंड के थ्रू नॉलेज गेन करना है ना। अपोज जैसे आप अपना एक व्यू दीजिए, इसके अपोजिशन में एक व्यू आता है, दोनों व्यू में बीच में डिबेट होती है ना, डिबेट्स के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू एक चीज जब इवॉल्व होती है वो डायलेक्टिकल मेथड हो जाती है। तो डायलेक्टिकल मेथड प्लेटो का किससे इंस्पायर्ड था? देखिए क्वेश्चन आया है कभी कभी कि फादर ऑफ डायलेक्टिकल मेथड, या मतलब किससे ऑरिजिन आता है ये डायलेक्टिकल मेथड का, उसमें प्लेटो होगा। ठीक है, अब देखिए सोक्रेटिस वाज प्रोटैगनिस्ट ऑफ प्लेटो। सोक्रेटिस क्या थे? प्रोटैगनिस्ट ऑफ प्लेटो थे। मैंने अभी बताया था ना कि कैसे रिपब्लिक बुक में जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं वो सोक्रेटिस होते हैं। सोक्रेटिस सबसे पूछते हैं क्वेश्चंस, कभी जैसे हम आइडिया, अभी हम जब पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में पूछेंगे कैसे सोक्रेटिस पूछते हैं व्हाट इज गुड, व्हाट इज क्या कहते हैं गुडनेस, ऐसे फिर आगे जाके पूछते हैं व्हाट इज जस्टिस, ऐसे सभी से क्वेश्चंस पूछते हैं, सब लोग आंसर देते हैं, फिर प्लेटो एक अपनी थ्योरी देते हैं। सबकी सुनने के बाद प्लेटो बोलते हैं नहीं तुम गलत हो, ये चीज नहीं है ऐसी, ये चीज तो ऐसी है। ठीक है, प्लेटो सबकी बात सुनने के बाद, सारा डिस्कशन करने के बाद एक थ्योरी इमर्ज करते हैं, तो वो डायलेक्टिकल मेथड से इमर्ज करते हैं, और सोक्रेटिस ही प्रोटैगनिस्ट थे प्लेटो के। ये तो हमने देख ही लिया कि कैसे प्लेटो जो थे वो स्टूडेंट थे, सोक्रेटिस तो लाइफ तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होनी थी, लेकिन सोक्रेटिस की डेथ ने भी प्लेटो को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। देखिए हम आगे जाके पढ़ेंगे, देखिए एथेंस में डेमोक्रेसी आती है, ये हम सभी जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी थी वो ग्रीक स्टेट्स में थी, सिटी स्टेट्स में थी, एथेंस सिटी स्टेट में थी। तो प्लेटो और सोक्रेटिस दोनों को ही डेमोक्रेसी नहीं पसंद थी, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, वो डेमोक्रेसी को मॉब रूल मानते थे। वो मानते थे कि डेमोक्रेसी में डिसीजंस ऐसे लोग शेप करते हैं, ऐसे कॉमन मैन शेप करते हैं जिनको नॉलेज नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, उनको नॉलेज ही नहीं है। वो क्या कहते हैं सेंटिमेंट्स के थ्रू, इमोशंस के थ्रू करते हैं, क्या कहते हैं इमोशंस उनकी शेप करती हैं डिसीजंस, फिलॉसफी उनके डिसीजन शेप नहीं करती है। देखिए प्लेटो और सोक्रेटिस दोनों के लिए फिलॉसफी सबसे ऊपर थी। सबसे ऊपर क्या थी? फिलॉसफी। जब फिलॉसफी सबसे ऊपर थी, और इसी मॉब रूल, इसी डेमोक्रेसी ने जो सोक्रेटिस थे, सोक्रेटिस के जो व्यूज थे वो तब की एथेनियन सोसाइटी के काफी अगेंस्ट में थे। तब जो प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही थी एथेंस में डेमोक्रेसी की, और सोफिस्ट उस टाइम पे कौन रूल करते थे? कौन रूल नहीं, किसका कहते हैं दबदबा था एथेंस की सिटी स्टेट में? सोफिस्ट का। सोफिस्ट क्या थे? सोफिस्ट ऐसे क्या कहते हैं लोग थे जो कि पैसे लेकर नॉलेज देते थे, नॉलेज, या यूं कहूं कि सोफिस्ट के वर्ड्स में एजुकेशन देते थे, पैसे लेकर एजुकेशन देते थे। जो सोफिस्ट थे वो ये कहते थे कि भाई फिलॉसफी से तुम पैसे कैसे कमा सकते हो, अगर तुम्हें ये देखना है, तुम्हें ये सीखना चाहिए, तुम्हें ये पढ़ना चाहिए कि कैसे तुम आज का खाना खा पाओ, कैसे तुम जिंदगी जियो, ये चीज तुम्हें फिलॉसफी नहीं देगी, ऐसा सोफिस्ट का कहना था। सोफिस्ट का क्या कहना था कि भाई अगर तुम मैन की स्टडी करते हो, मैन की प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हो, तो तुम भाई अच्छी जिंदगी जी पाओगे। अगर तुम क्या कहते फिलॉसफी में जाओगे तो फिलॉसफी में तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, खाना तुम्हें देगा एजुकेशन। तो जो सोक्रेटिस थे वो इन सोफिस्ट के बहुत खिलाफ थे। जैसे प्लेटो,
सॉक्रेटिस की स्टेटमेंट थी कि सॉक्रेटिस डिससैटिस्फाइड इज बेटर देन अ पिग सेटिस्फाइड। जैसे कि इसकी क्या मतलब हुआ कि सॉक्रेटिस डिससैटिस्फाइड इज बेटर देन अ पिग सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या था, जैसे जो सोफिस्ट थे वो क्या कहते थे, भाई तुम्हारा तो भाई मकसद है दुनिया में, मोटिव है अब मेरी जरूरतें पूरी करना, अपना खाना पीना करना। लेकिन सॉक्रेटिस इस चीज के जस्ट खिलाफ थे। तो सॉक्रेटिस क्या बोलते थे, भाई भले ही मैं फिलोसोफर हूं, ठीक है, मुझे फिलोसफी आती है, लेकिन मैं अगर ये जो मुझे वर्ल्डली सुख है, ये मटेरियल जो सुख है, ये मुझे ना भी मिले तो भी मैं आप यानी देखिए इस दुनिया में जो जानवर है वो भी तो अपनी खाना पूर्ति करता ही है ना, वो भी तो जिंदगी जीता है, फिजिकल डिजायर्स अपनी पूरी करता है जानवर, है ना, खाना खाता है, सब कुछ करता है। तो इंसान और खाने में, इंसान और जानवर में क्या फर्क हो गया, ये चीज सोक्रेटिस कहते थे कि भाई जो चीज जानवर कर रहा है वही तुम कर रहे हो, तो तुम में और इंसान में क्या फर्क हो गया। तो सोक्रेटिस कहते थे ये फर्क है फिलॉसफी का। तो वही प्लेटो कहते थे भाई कि मैं अगर डिससेटिस्फाइड हूं क्योंकि मैं एक फिलोसोफर हूं, मैं तब भी बेटर हूं, एक अगर सुअर है जो पिग है, अगर वो सेटिस्फाइड भी है तो मैं उससे बेटर हूं जो मैं डिससेटिस्फाइड हूं। वो इन जानवरों की कंपैरिजन करते थे उन सोफिस्ट से, जो सोफिस्ट कहते थे कि भाई सिर्फ खाना पीना और अपनी जिंदगी ऐसे जीना, डिजायर्स पूरी करना, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, फिलोसफी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सॉक्रेटिस तब के जो एक थॉट प्रोसेस था, तब का जो प्रिवेलिंग थॉट प्रोसेस था, प्रिवेलिंग नैरेटिव था, उसके खिलाफ थे। इसलिए प्लेटो को तब क्या होता था कि एथेंस में जो डेमोक्रेसी थी वहां पे बहुत सारे लोग बैठकर डिसीजंस लेते थे, और जो लेजिस्लेचर था, जो लॉस बनाता था, वही जुडिशरी का भी रोल निभाता था। तो उस जुडिशरी ने, उस लेजिस्लेचर ने वोटिंग के थ्रू जो सॉक्रेटिस थे उनको डेथ पेनल्टी दी, यानी कि आपको जहर पीकर आपको खुद मरना पड़ेगा, ये पनिशमेंट दी। उसके बाद इसको रिव्यू भी डाला गया, लेकिन रिव्यू में भी वापस से वोटिंग से क्या कहते हैं यही पनिशमेंट दी गई। इसलिए जो प्लेटो हैं, सॉक्रेटिस प्लेटो हैं, ये डेमोक्रेसी के बहुत खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे, क्योंकि इसी डेमोक्रेसी ने, प्लेटो क्या कहते हैं कि भाई जो एथेंस के लोग जो हैं वो क्या कहते हैं प्लेटो को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि उनके पास वो कैपेसिटी नहीं थी सोक्रेटिस को समझने की। प्लेटो जो थे वो कहते थे कि सोक्रेटिस को समझ ही नहीं पाए एथेंस के लोग, क्योंकि उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं थी, उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं थी, उनके अंदर वो डायरेक्शन नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि सोक्रेटिस क्या चीज है। इसलिए वो डेमोक्रेसी के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि डेमोक्रेसी में मॉब रूल यानी कि जनता डिसीजन लेती है, और प्लेटो के अकॉर्डिंग उस जनता को पता ही नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है, पूरा का पूरा मॉब रूल चल रहा है। तो इस डेथ ने भी प्लेटो को बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस किया, सोक्रेटिस की डेथ ने। फिर आइडियलिज्म, जैसे कि अभी हमने बताया, आगे जाके थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में पढ़ेंगे कि कैसे जो प्लेटो का जो आइडियलिज्म है और जो सोक्रेटिस का आइडियलिज्म है वो एक ही है, यानी सोक्रेटिस के आइडियलिज्म से ही प्लेटो का आइडियलिज्म आता है। इसको अब जो प्लेटो की जो थ्योरीज हैं वो हम अपनी आगे की वीडियो से देखेंगे, जिसमें थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उनकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, उनकी कम्युनिज्म ऑफ वाइस एंड प्रॉपर्टीज है, और जो क्रिटिसिज्म है प्लेटो का, ये सब हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये तो हमारी चल रही है फ्री सीरीज, जिसमें हम आपको फ्री में जो हॉट टॉपिक्स हैं वो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। लेकिन देखिए सिर्फ इतने से तो आपका भला होना नहीं है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है स्टडी कैपिटल, वो बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में आपके लिए CUET 2023 के लिए कोर्स लेके आया है, जिसमें हम फैक्चुअल नॉलेज, सिर्फ प्लेटो ही नहीं, पूरा का पूरा जो सिलेबस है CUET का, वो पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, पूरी फैक्चुअल चीजें कवर करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे, इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स लगा डालेंगे, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स पुरानी यूनिवर्सिटीज, जितने भी पुराने सैंपल पेपर्स हैं, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से PYQs हैं, सारे के सारे सॉल्व करेंगे। और अगर आप इस कोर्स के साथ जुड़ते हैं और आप हमारे साथ मेहनत करते हैं, आप डिसिप्लिन रहते हैं और अच्छे से एक स्मार्ट वर्क करते हैं, तो आप से जो अच्छी प्रीमियर यूनिवर्सिटी से JNU, BHU, DU, ये आपसे दूर नहीं है। आप इन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं। इसलिए आप हमारे इस पेड कोर्स के साथ जुड़िए, और ये बहुत ही अफोर्डेबल रेट में, हम कोई बहुत ज्यादा हाई चार्ज नहीं ले रहे हैं, हम बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में आपको पूरा का पूरा कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको केवल इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। ये आपके व्हाट्सएप नंबर जो आप फ्लैश हो रहा है, जो व्हाट्सएप नंबर है, आपको केवल इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम भेज दीजिए, किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं ये भेज दीजिए, और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी
और आपका एडमिशन हो जाएगा और हम साथ मिलकर पूरे के पूरे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को पढ़ेंगे और साथ मिलकर इस जर्नी में आपके साथ रहेंगे और ये जर्नी हम जरूर कंप्लीट करेंगे सिलेक्शन के साथ में। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे की वीडियोस में प्लेटो के आगे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। धन्यवाद।